वह वॉशरूम की दीवार टूट जाती है पर रुद्र का गुस्सा शांत नहीं होता है। यह लड़की, इस लड़की ने मुझे जानवर बना दिया है। आई हेट इट। ऐसे कैसे कर सकता हूँ मैं। रुद्र को बहुत गिल्ट हो रहा था अपने आप पर कि वह कैसे इस तरह अपने ऊपर के सारा कंट्रोल खो सकता है। उसने लगभग आज लवन्या का इतनी बुरी तरह से गलत किया था जिससे कि शब्दों में बयां भी नहीं किया जा सकता। माना कि वह सब करने के लिए लवन्या ने ही उसे उकसाया था, लेकिन इस तरह से उसे यह सब नहीं करना चाहिए था। लवन्या को बहुत तकलीफ हो रही थी, फिर भी वह रुका नहीं। रुद्र अपना सर पकड़ करके फर्श पर बैठ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह अपना काम ही तो कर रही थी, इसीलिए तो मैं उसे लेकर के आया था ना। फिर क्यों किया मैंने ऐसा उसके साथ। ओ शिट, मुझे क्यों गुस्सा आता है इतना, मुझे फ़र्क क्यों पड़ता है इतना उस लड़की से, क्यों उसका ऐसा होना। मुझे रुद्र को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह बाहर निकलता है। लवन्या को होश आ चुका था। वह अपनी बॉडी को कंबल में लपेटे हुए आंखें बंद करके सोने का नाटक कर रही थी, पर नींद कहाँ आए, उसका बॉडी दर्द से टूट रहा था। रुद्र लवन्या के पास आता है, आकर बैठ जाता है और उसके चेहरे को एकटक निहारता रहता है। उसे लगता है कि लवन्या सो रही है, इसीलिए उसकी बात नहीं सुन पाएगी। रुद्र लवन्या के चेहरे की तरफ देखकर बोला, क्यों करती हो तुम ऐसा, क्यों? क्या सच में तुम्हें पैसे की इतनी भूख है? क्या सच में तुम ऐसी हो? खैर, आई एम सॉरी अपनी लिमिट क्रॉस करने के लिए। इससे आगे रुद्र कुछ भी नहीं बोल पाता है और अपने बाकी के शब्दों को अपने गले में ही लेकर कमरे से बाहर चला जाता है। रुद्र के जाते ही लवन्या अपनी आंखें खोलती है और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। आई एम सॉरी रुद्र, आई एम सॉरी। लवन्या बहुत ज़्यादा ही रोए जा रही थी, उसे तकलीफ़ हो रही थी और फिर एक बार वह बेहोश हो जाती है। इतने में ही बाहर से रुद्र आता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन लवन्या उठती ही नहीं है। यह देखकर कि रुद्र पूरी तरह से डर जाता है। वह डॉक्टर को फ़ौरन फ़ोन करता है। डॉक्टर भी आ जाता है, लवन्या को चेकअप करता है और कहता है लवन्या बहुत ही वीक हो गई है, वह बेहोश हो चुकी है क्योंकि उसके साथ जोर ज़बरदस्ती हुई है और बहुत हद तक हुई है। इतना सुनकर के रुद्र अपने आप पर ही गुस्सा करने लगा था। गिल्ट हो रही थी उसे कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था लवन्या के साथ। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाकर और दवाइयाँ देकर के चला गया था। इधर रुद्र बहुत ज़्यादा ही सोचे जा रहा था लवन्या के बारे में कि मैं लवन्या के साथ बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह खुद से ही गुस्सा कर रहा था। लवन्या अभी भी बेहोश पड़ी हुई थी। वह बेहोशी की हालत में भी बहुत मासूम लग रही थी। इतने में ही लवन्या के फ़ोन पर कॉल आना शुरू हो जाते हैं। जब कॉल आता है तो रुद्र देखा कि वह सोचने लगा कि वह कॉल रिसीव करे या ना करे। इतना सोचने में ही वह कॉल कट हो जाता है, लेकिन फिर से कॉल आता है। इस बार रुद्र सोच लिया था कि मुझे उठाना चाहिए, शायद लवन्या के घर से फ़ोन होगा। इतना सोचकर रुद्र वह कॉल रिसीव कर लेता है। जैसे ही कॉल रिसीव करता है, दूसरी तरफ से यह आवाज़ आती है कि लवन्या जी, आपकी माँ के इलाज के लिए जल्द से जल्द पैसे चाहिए, वरना आपकी माँ की ट्रीटमेंट रुक सकती है। इतना सुनकर रुद्र पूरी तरह से हैरान हो गया था, क्योंकि लवन्या ने अपने घर की हालत के बारे में रुद्र को कभी कुछ नहीं बताई थी और ना ही रुद्र लवन्या के परिवार या घर के बारे में कुछ जानता था। वह किसी के भी फैमिली के बारे में जानने में इंटरेस्टेड भी नहीं होता था, इसीलिए लवन्या उसे कुछ भी बताना ठीक नहीं समझी। रुद्र ने डॉक्टर से पूछा, आपको कितने पैसे की ज़रूरत है और वैसे लवन्या की माँ को क्या हुआ है? डॉक्टर कहने लगी, आप कौन बोल रहे हैं? रुद्र ने कहा, मैं लवन्या का बॉस हूँ। इतना सुनकर डॉक्टर कहने लगी, मैं अपने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकती हूँ, सॉरी। इतना कह कर के डॉक्टर फ़ोन काटने ही वाली होती है कि रुद्र कहता है, प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए, मैं लवन्या का बॉस हूँ और मैं ही लवन्या को पैसा देता हूँ, क्योंकि लवन्या मेरे यहाँ ही जॉब करती है। आपको कितने पैसे की ज़रूरत है आप बताइए, मैं आपको यहीं से पे कर देता हूँ। डॉक्टर ने अपना जितने भी पैसे होते हैं वह बता देती है। रुद्र ने फ़ौरन से वह पैसे पे कर देता है और वह सोचने लगता है कि शायद लवन्या अपनी माँ की तबीयत की वजह से तो कहीं यह सब नहीं करती है। उसके बाद रुद्र ने लवन्या के मैसेज चेक करता है और कॉल डिटेल भी केवल उसके फ़ोन पर रुद्र का और उस डॉक्टर का ही नंबर मिलता है और वह समझ जाता है कि मतलब लवन्या हर वक्त अपनी माँ के इलाज के लिए ही पैसे करती है।
ना कि इसको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, और अगर होता तो इसकी आज यह हालत नहीं होती। इतना सोचकर और समझकर इस वक्त रुद्र अपने आप पर और भी ज़्यादा गुस्सा करने लगा था। अब वह पूरी तरह से अपने आप पर हैरान था कि इतना सब कुछ हो गया है लावण्या के साथ, और लावण्या ने मुझे बताना ज़रूरी भी नहीं समझा। इतने में ही रुद्र ने सोचा मुझे जय से एक बार बात करनी चाहिए, शायद लावण्या के बारे में कुछ जानता हो। जय के पास फ़ोन कर रुद्र कहता है, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है लावण्या के बारे में। क्या तुम लावण्या के फैमिली के बारे में जानते हो? जय कहने लगा, रुद्र तुम्हें क्या हो गया है? अचानक से तुम लावण्या के बारे में, उसके घर के बारे में क्यों पूछ रहे हो? रुद्र कहने लगा, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ मुझे, तुम क्या जानते हो? जय कहने लगा, मैं नहीं बता सकता हूँ। मैं लावण्या से प्रॉमिस किया है और एक दोस्त होने के नाते मैं अपने दोस्त का प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता हूँ। रुद्र कहने लगा, तुम बताते हो या फिर मैं तुम्हारी दिमाग ठिकाने पर लगा दूँ? इतना सुनकर के जय कहने लगा, बताता हूँ। और जय ने उसे सारी बातें बता दिया कि जब उसके पापा और उसके भाई का कार एक्सीडेंट हुआ और उनकी डेथ हो गई तो उसके अंकल उसकी माँ को, उसे और उसकी बहन को घर से निकाल दिए, जबकि वह घर तो उसके पापा का है और उसकी माँ अभी हॉस्पिटल में है, उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, उनको कैंसर है। लावण्या बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ में है भाई, इसी की वजह से वह अपना कॉलेज भी कंप्लीट नहीं कर पाई और वह कॉलेज आना छोड़ दी। उसका ख्याल रखना। इतना कहकर जय फ़ोन कट कर देता है। इतना सब कुछ जानने के बाद रुद्र अपना माथा पकड़ लेता है और कहता है, आई एम सॉरी लावण्या, आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता था तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया है और तुम्हारे अपने चेहरे पर एक सिकन तक नहीं आई, और ना ही मुझे कुछ फील हुआ और ना ही तुमने फील करवाई। तुम ना कल गलत थी और ना आज गलत हो। गलत तो मैं हूँ जो कि तुम्हें समझ नहीं पाया था। ना मैं कल समझ पाया था और ना ही आज समझ पाया हूँ। यह सोचे जा रहा था और लावण्या को देखे जा रहा था। लावण्या में ही खोसा गया था। इतने में ही रुद्र के फ़ोन की घंटी बजती है। वह नंबर देखकर पूरी तरह से हैरान था कि इतने दिनों के बाद वह फटाक से अपना फ़ोन रिसीव करता है। दूसरी तरफ से कुछ ऐसा बात कहा गया कि रुद्र की आंखें पूरी तरह से फैल चुकी थी और वह लावण्या को एक गहरी नज़र देखता है और वहीं पर कमरे में लॉक करके चला जाता है, क्योंकि उस कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि पुलिस ऑफिसर होते हैं। वह उसे यह जानकारी देते हैं कि जिस क्रिमिनल को पकड़ने आया था वह क्रिमिनल एक बार में था। रुद्र यह सुनते ही वह भी उस बार में चला जाता है और वहां जाकर के देखता है कि उसे क्रिमिनल के साथ में बहुत सारे ही आदमी होते हैं जो कि सभी एक जगह बैठकर ड्रिंक किए जा रहे थे और आपस में बहुत ही अजीबोगरीब बकवास किए जा रहे थे। तभी अंदर से होते हुए एक आदमी आता है जो कि उस आदमी का सिर्फ पेट दिखाई देता है, और यह देख कर के रुद्र सोचने लगा था, इसे तो मैंने कहीं ना कहीं देखा है, पर कहाँ देखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जैसे ही वह इंसान दूसरे साइड घूमता है, रुद्र की आंखें उसे देखकर पूरी तरह से फैल जाती हैं, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि शक्ति था। शक्ति उन क्रिमिनलों के साथ में है। यह जानकर रुद्र पूरी तरह से हैरान था। उसने फ़ौरन से जय को फ़ोन किया और वहां पर आने के लिए कह दिया। जय यह जानकर कि शक्ति भी इन क्रिमिनलों के साथ में मिला हुआ है, वह भी बहुत ज़्यादा ही हैरान था। जय भी फ़ौरन से घर से निकल करके रुद्र के बताए हुए एड्रेस पर आ जाता है। रुद्र और जय मिलकर उन क्रिमिनलों पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वह क्रिमिनल पकड़ा जाता है। पर वहीं दूसरी तरफ शक्ति जय और रुद्र को देखकर पूरी तरह से हिल जाता है और वह भागने में कामयाब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए रुद्र आया था वह क्रिमिनल तो पकड़ा गया था। जय और कुछ पुलिस वाले उसे लेकर वहां से जाने लगे थे। उस क्रिमिनल को लेकर फ़ौरन इंडिया पहुंचना था। जय ने फ़ौरन से अपना टिकट कंफर्म करवाया और उस क्रिमिनल को लेकर इंडिया की फ़्लाइट लेने के लिए एयरपोर्ट चला गया और रुद्र से बोला कि तुम भी फटाफट से लावण्या को लेकर आ जाओ। रुद्र ने कहा, मैं आता हूँ, तुम चलो और इसका खास ख्याल रखना। रुद्र लावण्या के बारे में ही सोचे जा रहा था। पूरे रास्ते उसे सिर्फ और सिर्फ लावण्या ही याद आ रही थी। उधर लावण्या होश में आकर बेड पर उठ बैठती है
और चारों तरफ नज़र घुमाकर देखे जा रही थी कि रुद्र उसे कमरे में नज़र भी नहीं आ रहा था। फिर वह वॉशरूम में जाती है, वॉशरूम में भी रुद्र नहीं था। जब रूम का दरवाज़ा खोलती है तो वह भी नहीं खुलता है और लवन्या पूरी तरह से हैरान थी कि यह रुद्र कहाँ चला गया। उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था, क्योंकि वह जिस हालत में थी वह बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो चुकी थी और इस कमज़ोरी की वजह से ही उसे चिड़चिड़ा और घबराहट सी फील होने लगी थी। वह अभी रुद्र को फ़ोन पर कॉल करने वाली थी कि कमरे का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आती है और लवन्या रुक जाती है। जब अपना चेहरा घुमाकर देखती है तो रुद्र था। रुद्र लवन्या को उठा हुआ देखकर लवन्या के पास आया और बेड पर बैठ गया और कहने लगा, तुम ठीक हो ना, तुम कब उठी? इतना सुनकर लवन्या रुद्र को बड़े ही गौर से देख रही थी कि आज रुद्र उसका इतना केयर क्यों कर रहा है, उसके बारे में इतना पूछ क्यों रहा है। वह कहने लगी, बस थोड़ी देर पहले। इतना सुनकर रुद्र कहने लगा, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक नाश्ता मंगवाता हूँ। इतना सुनते ही लवन्या उठने लगती है और उठने में ही उसका पैर मुड़ गया था और जैसे ही गिरने वाली होती है रुद्र फ़ौरन से उठ करके उसे अपनी बाहों में थाम लेता है और लवन्या को देखने लगा था और उसकी आंखों में भी खो गया था। लवन्या भी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ रुद्र की आंखों में ही देखे जा रही थी और फिर लवन्या उठने की कोशिश करती है, लेकिन रुद्र तो बस उसे ही देखे जा रहा था। यह देखकर लवन्या पूरी तरह से सोचने लगी, रुद्र को अचानक क्या हो गया। रुद्र को अचानक होश आ जाता है और वह लवन्या को सही ढंग से खड़ा करता है और उसे कहता है, जाओ ख्याल रखना अपना। और लवन्या वॉशरूम में चली जाती है। वह शावर लेकर कुछ देर में ही वॉशरूम से बाहर निकलती है। रुद्र खाना मंगवा चुका था और रुद्र लवन्या मिलकर दोनों नाश्ता कर चुके थे। रुद्र कहने लगा, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें इंडिया जाना है, क्योंकि मैं जिस काम के लिए आया था मेरा काम हो चुका है। मैं तुम्हें लॉक करके वही काम करने गया था। इतना सुनकर लवन्या हाँ में अपना सर हिला देती है और वह ड्रेसिंग रूम में चली जाती है और वह एक बहुत ही प्यारा सा सूट पहनती है जो कि वह बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत होता है। और वह पहनकर जब लवन्या बाहर निकलती है तो रुद्र की नज़रें लवन्या पर ही टिक जाती है। लवन्या सूट में बहुत खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। लवन्या जैसे ही अपना लगेज उठाकर लेकर जाने की सोचती है तो रुद्र रोक देता है, कहता है, तुम इसे छोड़ दो, होटल के सर्वेंट इसे ले जाएंगे। लवन्या यह सुनकर लगेज को छोड़ देती है और वह आगे बढ़ जाती है। रुद्र इस वक्त लवन्या का हाथ पकड़े लवन्या के साथ चलता है। यह देखकर कहने लगी, मैं चल सकती हूँ, हाथ पकड़ने की क्या ज़रूरत है। रुद्र कहने लगा, तुम बहुत वीक हो गई हो, डॉक्टर ने यही कहा, तुम वीक हो चुकी थी। डॉक्टर कहे हैं कि तुम्हें केयर की बहुत ज़रूरत है, अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती हो और जब तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी तो मेरा ख्याल कैसे रखोगी। रुद्र इतना कहकर लवन्या का हाथ अपने हाथों में कसकर पकड़ लेता है और होटल से बाहर निकल जाता है। डॉक्टर का नाम सुनकर लवन्या को भी याद आया कि उसकी माँ हॉस्पिटल में है और डॉक्टर ने कहे हैं कि पैसे जमा करवाने हैं, नहीं तो उसकी माँ का ट्रीटमेंट रुक जाएगा। लवन्या अपना सर घुमा कर रुद्र की तरफ देखती है और कहती है, मेरे रात के पैसे चाहिए, मुझे अर्जेंट। इतना सुनकर रुद्र स्माइल करते हुए कहता है, मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। रुद्र ने इसी टाइम लवन्या को पैसा दे देता है। लवन्या ने फ़ौरन से डॉक्टर को मैसेज करती है कि मैं पैसे आपको पे कर रही हूँ, लेकिन उधर से डॉक्टर ने कही, डोंट वरी, आपको पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है, पैसा पे हो चुका है। इतना सुनते ही लवन्या हैरान हो गई और सोचने लगी, पैसा मिल चुके हैं पर कौन कर सकता है पैसा, इतना पैसा कौन भर सकता है। उसे कुछ भी आइडिया नहीं था कि यह पैसे कहाँ से आ सकते हैं, कौन दे सकता है। वह इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि एयरपोर्ट पर पहुंच गई। रुद्र और लवन्या का सारे फॉर्मेलिटी हो जाने के बाद फ़्लाइट पर बैठ जाते हैं दोनों और देखते ही देखते इंडिया वापस आ जाते हैं। लवन्या रुद्र के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकलती है और रुद्र की तरफ देखकर बोली, ओके देन मैं चलती हूँ। वह जाने लगती है कि रुद्र उसे रोकते हुए बोला, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लवन्या रुद्र की तरफ देखकर बोली, नहीं मैं खुद चली जाऊँगी, थैंक यू। उसके बाद लवन्या वहाँ से चली जाती है और रुद्र खड़ा खड़ा उसे देखता रह जाता है। वह लवन्या को रोकना तो चाहता था, लेकिन उसके गले से जैसे शब्द ही नहीं निकल रहे थे। धीरे धीरे लवन्या उससे दूर जा रही थी और वह उसे चाहकर भी रोक नहीं पा रहा था। लवन्या वहाँ से एक ऑटो रिक्शा लेती है और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। लवन्या के चले जाने के बाद
रुद्र अपनी गाड़ी में बैठकर वह सीधा ऑफिस की तरफ जाता है। लवन्या अपनी ऑटो रिक्शा को हॉस्पिटल के लिए लेकर जाती है। वह अपने पर्स को खोलकर देखती है, उसमें कैश था, नोटों की बहुत सारी गड्डियाँ था। वह यह नोट थे जो रुद्र ने उसे दिए थे उसके काम के बदले में, उसकी एक्सपेक्टेशन से डबल। उन नोटों को देखकर लवन्या को याद आता है कि उसने यह नोट कैसे कमाए हैं, तो उसके अंदर की लवन्या जैसे ख़त्म हो जाती है, मर जाती है। उसे बहुत दर्द होता है, उसके सीने में बहुत तकलीफ़ होती है। अस्पताल पहुंचने के बाद लवन्या सबसे पहले वह सारे पैसे अपने माँ के इलाज के लिए अस्पताल में जमा करवाती है, लेकिन डॉक्टर कहती हैं कि आपकी माँ का इलाज का पैसा जमा हो चुका है। यह सुनकर के लवन्या पूरी तरह से हैरान हो गई थी। लेकिन डॉक्टर कहती हैं कि आपकी माँ का इलाज का पैसा जमा हो चुका है। यह सुनकर के लवन्या पूरी तरह से हैरान हो गई थी कि आखिर यह कौन है जो कि मेरी माँ का इलाज का पैसा जमा करवाया है। तो डॉक्टर कहने लगी कि मैं यहाँ सुबह को फ़ोन की थी, जो कि आपकी जगह कोई और फ़ोन उठाया था और वह आप अपने आप को आपका बॉस बता रहा था, उसी ने ही तो यह पैसे जमा करवाए हैं। यह बात सुनकर के लवन्या पूरी तरह से हैरान हो गई थी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि यह सब हो सकता है और वह हैरानगी से पूछने लगी, डॉक्टर क्या कहा आपने? बॉस? कौन बॉस? आपने पूछा नहीं। आप ऐसे कैसे किसी को अपने पेशेंट की इन्फॉर्मेशन आप दे सकती हैं? यह सुनकर डॉक्टर कहने लगी, मैंने यह बात कही थी पर सामने वाला जो इंसान था वह बिल्कुल नहीं माना और वह कहने लगा, आप उनके यहाँ ही तो जॉब करती हैं, उसका नाम रुद्र चौहान है, इसीलिए वह आपके बॉस हैं। उन्होंने ही मुझे यह पैसे दिए हैं और वैसे भी मुझे आपकी माँ का ट्रीटमेंट करना था, रोकना नहीं था, इसीलिए मैंने वह पैसे लेना उचित समझी और बहुत अर्जेंट भी था। इतना सुनकर के लवन्या रुद्र के बारे में सोचने लगी थी, मतलब कि रुद्र ने ही यह सारे पैसे दिए थे और फिर जब मैं मांगी तो उसने बताया क्यों नहीं, वह पैसे जमा कर चुका है। और वह सोचने लगी, अगर मैं यह कदम न उठाई होती तो आज वह दर दर भटक रही होती, अपनी माँ की जान बचाने के लिए लोगों से भीख मांग रही होती। लवन्या अपनी माँ के कमरे में जाती है। उसकी माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी, बाहर खिड़कियों की तरफ देख रही थी और अपने ख्यालों में खोई हुई थी और बाहर हवा के कारण पेड़ के पत्ते हिल रहे थे और पक्षियों को देख रही थी। लवन्या अंदर आकर बोली, माँ। लता जी तुरंत पलट कर देखती हैं। लवन्या को अपने आंखों के सामने देखकर लता जी बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती हैं। वह देखती हैं कि उसकी माँ पहले से ज़्यादा ही कमज़ोर हो गई है, उनके बाल भी जा चुके हैं और वह काफ़ी दुबली पतली लग रही हैं। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर लवन्या को बहुत बुरा लग रहा था, उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, उसको फूट फूट कर रोने का मन कर रहा था। वह जानती थी कि उसकी माँ हर रोज़ मौत के और भी करीब जा रही है। वह अपनी हर कोशिश कर रही थी अपनी माँ को ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदा रखने की, उनका अच्छे से इलाज करने की कोशिश में लगी हुई थी। लेकिन जो बीमारी लता जी को थी उसमें अब नहीं तो थोड़े टाइम बाद उन्हें मरना तो था ही। बस यही चीज़ था जो कि हर रोज़ लवन्या को मौत जैसे दर्द का एहसास करवाती थी। एक माँ ही बची थी उसकी ज़िंदगी में। वह तो यह सोच सोच कर डर रही थी कि जिस दिन उसकी माँ उसे छोड़कर चली जाएगी, उस दिन के बाद कैसे जिएगी, वह कैसे संभालेगी अपने आप को और अपनी बहन को। लता जी उठकर बैठने की कोशिश करती हैं। लवन्या इतने में ही फटाक से भागकर अपनी माँ के पास आती है और उन्हें ठीक से उठाकर बैठा देती है। लता जी आराम से बैठते हुए बोली, अरे मैं ठीक हूँ बेटा, तुम्हारी बिजनेस ट्रिप कैसी रही? सब कुछ अच्छे से तो हो गया ना? लवन्या मुस्कुराकर बगल वाली कुर्सी पर बैठे हुए बोली, हाँ माँ, सब कुछ बहुत अच्छा था। कुछ टाइम बाद मेरी सैलरी में इंक्रीजमेंट हो जाएगा, आपका इलाज यहाँ पर बहुत अच्छे से हो जाएगा। माँ, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। लवन्या की बात सुनकर लता जी एक दर्द भरी मुस्कान के साथ बोली, किसे दिलासा दे रही हो तुम? मैं तुम्हें पैदा किया है, तुम्हें मुझे नहीं। मैं अच्छे से जानती हूँ जो बीमारी मुझे हुई है वह आज नहीं तो कल मेरी जान लेकर ही मानेगी। मैं तो इस बात को लेकर हैरान हूँ कि तुम क्यों मुझ पर इतना पैसा लगा रही हो। इस पैसे से तुम अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सकती हो बेटा। आज नहीं तो कल मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म होनी ही है। तुम तो कम से कम अपनी ज़िंदगी बनाओ, इस पैसे से अपने लिए बचा कर रखो ना, और अपनी बहन के
के लिए कि फालतू के मेरे लिए अस्पताल में पानी की तरह ना बहाओ। अपनी माँ की बात सुनकर लावण्या उनका हाथ पकड़ते हुए बोली, माँ आप यह बात बोल रही हैं, अगर मेरी जगह आपका कोई बेटा होता तो क्या उससे भी आप यही बातें करती? माना कि मैं लड़की हूँ लेकिन मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ, और यहाँ तक रही आपके इलाज की बात तो उसके लिए चाहे कुछ मुझे करना पड़े मैं आपकी अच्छे से अच्छा इलाज करवाऊँगी और इतनी आसानी से आपको मुझसे पीछे छुड़वाना नहीं दूँगी। आपको ठीक होना ही होगा माँ, आपको ठीक होना पड़ेगा। लावण्या की आंखों में एक अजीब सा दर्द उभर जाता है। लता जी लावण्या के हाथ को अपने हाथों में रखते हुए बोली, आई एम सॉरी बेटा, मैं एक अच्छी माँ होने का फ़र्ज नहीं निभा पाई। जो प्रोटेक्शन मुझे तुम्हें देनी चाहिए थी, तुम्हारे लिए एक अच्छी ज़िंदगी बनानी चाहिए थी, तुम्हारी किसी अच्छे घर में शादी करनी चाहिए थी, वह सब मैं नहीं कर पाई और ना ही नैना की। मैं अपना फ़र्ज निभा नहीं पाई। इस कमबख्त बीमारी को भी अभी होना था जब मेरी बेटियाँ जवान हो रही थी, जब उसके घर बस आने की बारी आई थी। एक तो पता नहीं भगवान हमसे क्या चाहते हैं, मेरी फूल सी बच्ची की ज़िंदगी में इतने दुख लिख दिए। भले पहले भाई बाप का साया उठ गया और चाचा ने भी घर से निकाल दिया। दर दर की ठोकरें खाएं, एक बच्ची क्या क्या करे, बहन की पढ़ाई करवाए या फिर माँ का इलाज करवाए या फिर घर का किराया भरे। मुझे माफ़ कर दो बेटा। लावण्या अपने माँ को हक करते हुए बोली, माँ प्लीज़ चुप हो जाइए, आप क्यों यह सब बातें कर रही हैं? मुझे यह सब बातें नहीं सुननी है। एक बार आप अच्छे से ठीक हो जाइए, उसके बाद आराम से मेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ कर मेरी शादी करवा देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले आप ठीक हो जाइए। माँ यह सब कुछ मैं सिर्फ आपके लिए कर रही हूँ, सिर्फ आपकी जान बचाने के लिए। आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। और रही बात नैना की, नैना मेरी जान है, मैं उसकी हमेशा से देखभाल करती रहूँगी और उसकी सारी ज़रूरतें पूरा करती रहूँगी। मैं आपको नहीं खोना चाहती हूँ। यह बोलते बोलते लावण्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और लता जी की भी आंखें नम हो जाती है। उधर रुद्र अपनी घड़ी चेक कर रहा था। रात के लगभग 9 बज चुके थे, लेकिन अब तक लावण्या बंगले पर नहीं पहुंची थी। रुद्र बेचैनी में यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि इतना लेट हो गया है और वह अब तक आई क्यों नहीं। शायद रुद्र अब लावण्या के बिना रह नहीं पा रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रुद्र बार बार अपनी बालकनी से बंगले के दरवाजे की तरफ देखे जा रहा था और अपनी घड़ी में टाइम देख रहा था और बड़बड़ाए जा रहा था, आज पूरा 1 घंटा लेट है। 8 बजे तक तो आ जाया करती थी, 9 बज गए, अब तक आई क्यों नहीं। रुद्र को काफ़ी अजीब लगता है, उसे काफ़ी बेचैनी होने लगती है। कुछ दिनों में ही उसे लावण्या की काफ़ी आदत सी हो गई थी। उसका न आना उसे बहुत बेचैन कर रहा था। वह सोचने लगा, कहीं वह बीमार तो नहीं पड़ गई, उसे बहुत ज़्यादा ही वीकनेस थी, वह कहीं बेहोश तो नहीं हो गई। उसकी केयर करना बहुत ज़रूरी है। वह अपने को केयर नहीं करती है, पर अपनी माँ का सेवा दिन रात में लगी हुई है। कहीं उसने अपना इरादा तो नहीं बदल लिया ना? कहीं वह आज के बाद, नहीं, थोड़ा इंतज़ार करता हूँ, हो सकता है कहीं ट्रैफिक में फंस गई हो। क्या मुझे फ़ोन करके पूछना चाहिए? नहीं, मैं फ़ोन नहीं करूँगा, वरना क्या सोचेगी वह मेरे बारे में। मैं उसके लिए इतना ज़्यादा डिस्परेट हो रहा था कि वह 1 घंटा लेट हो गई और मैं पागल हो गया। बिल्कुल नहीं, वह आ जाएगी जब उसे आना होगा। रुद्र अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियों से होता हुआ हॉल में आता है। उसे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, कुछ बना लेता हूँ। वह किचन में जाकर के खाना बनाने लगता है। वह कुछ सब्जियों को काटता है, उन्हें धोता है और फिर बनाने लगता है। और यह आटा कहाँ रखा है उसने? रुद्र इधर उधर देखता है। यह कुछ दिनों तक मैं किचन में एंट्री, सारी चीज़ें इधर से उधर रख दी है उस लड़की ने। अब मुझे कोई भी चीज़ जगह पर मिल नहीं रही है। यह आटा कहाँ रख दिया है उसने? रुद्र इधर उधर नज़र घुमा कर देखा तो उसे एक बड़ा सा कंटेनर दिखाई देता है जो कि ऊपर की तरफ रखा हुआ था। यह देखो कहाँ पर रखा है उसने। रुद्र उस कंटेनर के पास जाता है और उस कंटेनर को उठाने लगता है। वह पूरे फोर्स के साथ कंटेनर को उतार रहा होता है कि तभी दरवाजे की बेल बज जाती है। वह एकदम से दरवाजे की तरफ देखता है और कंटेनर उसके हाथ से छूटकर गिर जाता है। लावण्या दरवाजे के बाहर खड़ी हुई थी। वह अपनी घड़ी में बार बार टाइम देख रही थी। ओह गॉड, पूरा 1 घंटा लेट हुआ। पता नहीं हिटलर का दिमाग कितना गर्म हो गया होगा। वह एक बार फिर से बेल बजाते हुए सोचती है और यह दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा है। तभी अचानक दरवाज़ा खुलता है
और लवन्या अपनी आंखों के सामने कुछ ऐसा देखती है, उसकी चीख निकल जाती है, भूत भूत, यह भूत है। वह आगे देखते ही उसके सामने एक आदमी खड़ा है जो कि पूरा सफ़ेद आटे में नहाया हुआ था। वह रुद्र था। आटा उसके ऊपर गिर गया था और वह ऊपर से नीचे तक पूरे आटे में सफ़ेद हो चुका था। लवन्या को चिल्लाते देखकर रुद्र अपनी भावें तन लेता है। तुम्हें क्या मैं भूत दिखाई देता हूँ? चिल्लाना बंद करो। रुद्र की आवाज़ सुनकर के लवन्या एकदम से रुक जाती है और गौर से देखती है। क्या तुम हो? क्या हाल बना रखा है तुमने? रुद्र की हालत देखकर एकदम से लवन्या की हंसी छूट जाती है और वह कंट्रोल नहीं कर पाती है। लवन्या को इस तरह ज़ोर ज़ोर से पेट पकड़कर हंसता हुआ देखकर रुद्र अपने दांत पीसने लगा था। इस लड़की की इतनी हिम्मत कि यह मुझ पर हंस रही है, रुद्र चौहान पर हंस रही है, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन रुद्र भी हंस रहा था पर लवन्या को दिखाना नहीं चाहता था। लवन्या देखती है कि रुद्र उसे काफ़ी गुस्से में देख रहा है। यह देखकर वह तुरंत हंसना बंद कर देती है और रुद्र से कहती है, यह क्या हाल बना रखा है तुमने? रुद्र गुस्से में लवन्या से बोला, यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। रुद्र की बात सुनकर लवन्या काफ़ी कन्फ्यूजन में रुद्र को देखती है। रुद्र लवन्या से बोला, तुमने मेरे सारे किचन के सामान को यहाँ से वहाँ रख दिया है, सबकी जगह चेंज कर दी है तुमने। मुझे आटा मिल नहीं रहा था क्योंकि तुमने ऊपर रख दिया था, मैं उतार रहा था, इतने में तुम्हारी बेल बजी और आटा मेरे हाथ से छूट गया। रुद्र काफ़ी ज़्यादा फ़नी लग रहा था। लवन्या को ज़ोर ज़ोर से हंसने का मन कर रहा था लेकिन रुद्र का गुस्सा देखकर फिर से हंसने की उसकी हिम्मत नहीं होती है। लवन्या रुद्र के पास आती है और कहती है, हिलिए मत वरना यह आपकी आंखों में चला जाएगा, रुकिए मैं साफ़ करती हूँ। लवन्या अपने पर्स से रुमाल निकालती है और रुद्र के करीब आकर उसके बालों से, उसकी आंखों के सामने से, उसके चेहरे से आटा साफ़ करने लगती है। लवन्या के अचानक इतना करीब आ जाने से रुद्र के दिल की धड़कन एकदम से तेज हो जाती है। लवन्या की खुशबू उसके नाक में जाती है। रुद्र मदहोश हो जाता है और लवन्या को एकटक देखता रहता है। दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा ही करीब थे। आटा साफ करते करते अचानक लवन्या की नज़र रुद्र पर पड़ती है जो उसे लगातार देखे जा रहा था। अब लवन्या को भी काफ़ी अजीब लगता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में बहुत देर तक लगातार देखते रहते हैं। दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब थे इसीलिए एक दूसरे की खुशबू को भी बहुत पैशनेट तरीके से महसूस कर पा रहे थे। रुद्र धीरे से लवन्या की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब करता है। लवन्या रुद्र के बदन से जाकर चिपक जाती है। दोनों के चेहरे बहुत ज़्यादा ही करीब थे और दोनों अब तक एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे एक अजीब सा फोर्स दोनों को एक दूसरे के करीब खींच रहा है। चाह कर भी दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पा रहे थे। रुद्र का चेहरा धीरे धीरे लवन्या के करीब आता है। उसके होठ लवन्या के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाते हैं। लवन्या की धड़कनें भी तेज हो जाती है। वह अपनी सांसें थाम कर खड़ी हो जाती है। दोनों के होठ मिलने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक रुद्र को होश आता है और वह चेहरा थोड़ा पीछे करता है। लवन्या आंखें बंद करके उसके किस करने का इंतज़ार कर रही थी और ऐसा करने में वह बहुत ही ज़्यादा शर्माई हुई भी लग रही थी। रुद्र का मन कर रहा था कि अभी इसी वक्त लवन्या पर टूट पड़े लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि लवन्या बहुत ज़्यादा ही वीक हो चुकी थी और लवन्या का ख्याल रखना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। रुद्र जब थोड़ा पीछे हो जाता है तो लवन्या अपनी आंखें खोलकर कन्फ्यूजन में रुद्र को देखती है। रुद्र पीछे होकर इधर उधर नज़र फेरे हुए बोला, मैं नहा कर आता हूँ, मुझे भूख लगी है, तुम खाना बनाओ मेरे लिए। यह बोलकर रुद्र सीधा अपने कमरे में चला जाता है। लवन्या हैरान होकर अपने आप से बोली, यह इसको क्या हो गया? वैसे तो हमेशा मुझ पर टूट पड़ने का बहाना ढूंढता था, आज इतना अच्छा मौका मिलने पर भी पीछे हट गया। यह इंसान मेरी समझ से बाहर है, पता नहीं इसको क्या हो गया है। आज यह काफ़ी बदला बदला सा लग रहा है। लवन्या किचन में खाना बना रही थी। रुद्र की हरकत अब भी उसके दिमाग से जा नहीं रही थी, खास करके वह पल जब वह लोग अब्रॉड में थे। होटल रूम में वह रात जो इतनी दर्दनाक थी
वह सुबह जब रुद्र ने उससे सॉरी बोला था, यह सोचकर कि वह सो रही है। लावण्या अपने मन ही मन सोचते हुए बोली, अब जब से वापस लौट कर आए हैं रुद्र के बिहेव में काफ़ी चेंज आ गया है। आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या सच में उसे पछतावा हुआ है मेरे साथ जो किया है उसका? लावण्या को समझ में नहीं आ रहा था कि रुद्र अचानक इतना बदल कैसे गया। आखिर क्या बात है? वह खाना बना रही थी। उसने लगभग खाना बनाकर तैयार कर लिया था। वह खाने को उठा कर डाइनिंग टेबल पर ला रही थी, तभी उसकी नज़र सीढ़ियों पर पड़ी। रुद्र नीचे आ रहा था। उसके बाल हल्के गीले थे क्योंकि वह अभी अभी शावर लेकर आया था और उसने घर पर पहने जाने वाले कंफर्टेबल कपड़े पहने हुए थे। चाहे फॉर्मल हो या कैजुअल या फिर कुछ ना भी हो, रुद्र हर ड्रेस में बहुत अट्रैक्टिव लगता था। एक बार कोई लड़की उसे देख ले तो उसे नज़र हटाना काफ़ी मुश्किल हो जाए। लावण्या भी डाइनिंग टेबल के पास खड़ी रुद्र को देखे जा रही थी। रुद्र चल कर के डाइनिंग टेबल के पास आता है और चेयर पर बैठ जाता है। लावण्या रुद्र की प्लेट में खाना सर्व करती है और फिर उसके बगल वाली चेयर पर बैठ जाती है। रुद्र खाने लगा था लेकिन देखता है कि लावण्या बस ऐसे ही बैठी हुई है। रुद्र लावण्या की तरफ देखकर बोला, तुम्हें नहीं खाना है क्या? लावण्या ने रुद्र से कही, नहीं मैं ठीक हूँ, तुम खाओ। रुद्र लावण्या की प्लेट उसके सामने रख देता है और उसमें खाना डाल देता है। लावण्या हैरान थी क्योंकि आज से पहले रुद्र ने ऐसा कभी नहीं किया था। लावण्या को काफ़ी अजीब लग रहा था। रुद्र अपने खाने पर फोकस करते हुए लावण्या से बोला, अब चुपचाप खाना खाओ, वैसे ही इतनी दुबली पतली हो, ठीक से खाओगी नहीं तो एक दिन गायब हो जाओगी और मुझे दिखोगी भी नहीं। रुद्र की बात सुनकर लावण्या का मुँह खुला का खुला रह गया था। तुम क्या बोल रहे हो? लड़कियों के लिए उसका फिगर क्या मायने रखता है, तुम्हें कोई अंदाज़ा भी नहीं है। लावण्या की बात सुनकर रुद्र बोला, फिगर से ज़्यादा हेल्थ ही इम्पोर्टेंट होती है और तुम बहुत ज़्यादा ही वीक हो। जब हेल्थ ही नहीं रहेगी तो फिगर का क्या अचार डालोगी? चुपचाप खाना खाओ, वरना पता चला कि मेरे एक शॉट को ही भी तुम ठीक से बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। रुद्र की बात सुनकर लावण्या अपना मुंह बना लेती है और फिर चुपचाप खाना खाने लगती है। कुछ देर बाद रुद्र लावण्या की तरफ देखकर बोला, तुम्हारी माँ कैसी हैं? लावण्या अपने सर रुद्र की तरफ उठाकर देखती है और कहती है, ठीक है। इतना कहकर के लावण्या अपने बैग से पैसे निकालकर रुद्र को दे देती है और कहती है, यह लो पैसे, तुमने पैसे जमा करवा दिए थे तो मुझे यह पैसे क्यों दिए? यह देखकर रुद्र कहने लगा, आगे का यह खर्चा है तुम्हारा, अपनी बहन और अपने किराए तुम इन्हीं से चलाओगी और जब भी तुम्हें पैसे की ज़रूरत हो। इसके आगे वह कुछ नहीं बोल पाता है क्योंकि रुद्र सब कुछ जान चुका था। यह जानकर लावण्या भी जान गई थी। इसी तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। रुद्र सारा दिन ऑफिस में काम करता था और रात को 8 बजे ही दरवाजे पर नज़र टिका लेता था। हालांकि वह लावण्या को कभी यह बात जताता नहीं था कि वह उसका कितना डेस्परेटली इंतज़ार करता है। लावण्या को भी रुद्र के अंदर काफ़ी चेंज नज़र आ रहे थे। अब रुद्र थोड़ा नॉर्मल हो गया था, उसके साथ अच्छा बिहेव करने लगा था, उसका ख्याल रखने लगा था, उसकी केयर करता था। कहता था कि तुम अच्छी नहीं रहोगी तो फिर मुझे कैसे रखोगी? तुम्हारा सही रहना बिल्कुल ही ज़रूरी है ताकि तुम मुझ पर ध्यान दे सको। अब उसे झेल पाना मुश्किल नहीं था लावण्या के लिए। वह जो भी करता था काफ़ी प्यार और केयर के साथ करता था। हालांकि वह दिखाता था कि वह सिर्फ अपना काम कर रहा है, उसे लावण्या से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बार अचानक, आज के लिए इतना ही, आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।